हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि फ्रांस का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। फ्रांस के फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाने का डिसीजन लिया, लेकिन फ्रांस में राजा अकेले अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों एस्टेट, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, तीनों एस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स की सहमति से ही राजा वहां पर टैक्स बढ़ा सकता था। तो लास्ट बार फ्रांस में एस्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। उसके बाद फ्रांस में कभी भी एस्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाई गई है। तो अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बिगड़ चुका था, इसलिए राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एक बार फिर से एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। 5 मई 1789 को लुईस 16 ने एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड एस्टेट यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी ग्रुप ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, मतलब पूरे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। ईच ग्रुप में से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। और जो थर्ड एस्टेट था वहां से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में गए थे, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने बैठे हुए थे, यानी कि एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए थे। और जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे 600 लोग, वो पीछे खड़े हुए थे। थर्ड एस्टेट में से जितने रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे वो सारे एजुकेटेड लोग और वेल्दी लोग थे। यानी कि थर्ड एस्टेट में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, कुछ ऐसे लोग थे जो काफ़ी संपन्न लोग थे, फाइनेंशियली उनका कंडीशन बेटर था। कि पेजेंट्स, आर्टिशियंस और वीमेंस को इस मीटिंग में जाने का अधिकार नहीं था। तो जो पेजेंट्स के प्रॉब्लम्स थे वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से राजा तक पहुंचाते थे, लेटर्स के जरिए। उस मीटिंग में पेजेंट्स ने 40,000 लेटर्स में जो अपनी समस्याएं हैं उसको लिखकर रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए थे। लुईस 16 ने एस्टेट जनरल के सामने टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल रखा, मतलब प्रस्ताव रखा। फ्रांस में किसी भी प्रपोजल को पास करने के लिए वोटिंग किया जाता था, और एस्टेट जनरल का रूल ये था कि तीनों एस्टेट को एक एक वोट करने का अधिकार होता था। मतलब जो तीनों एस्टेट है यानी कि क्लर्जी, नोबिलिटी और जो थर्ड एस्टेट है, तीनों के पास एक एक वोट करने का अधिकार होता था। अब इस बात का थर्ड एस्टेट वालों ने विरोध कर दिया। उनका मानना था कि एस्टेट वाइज वोट ना होकर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद है, हर एक को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि थर्ड एस्टेट अच्छी तरह जानता था कि राजा जो टैक्स बढ़ा रहा है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि उनको तो टैक्स देना ही नहीं था। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट राजा के इस प्रपोजल पर वोट करेंगे और ऑटोमेटिकली आसानी से ये प्रपोजल पास हो जाएगा। इसीलिए थर्ड एस्टेट ने डिमांड किया कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और ये जो आइडिया था थर्ड एस्टेट का, ये उनको मिला था रोसियो के आइडिया से। हमने पिछले वीडियो में देखा था, रोसियो ने आइडिया दिया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और इन्हीं फिलोसोफर्स के आइडिया को पढ़कर थर्ड एस्टेट के लोग जागरूक हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने इक्वल वोटिंग का अधिकार वहां पे माना। लेकिन इस डिमांड को राजा ने तुरंत डिनाई कर दिया, यानी कि उसको इनकार कर दिया। राजा ने बोला कि नहीं, सबको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, जिस तरह से सिस्टम चला आ रहा है उसी तरह से आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। जब राजा ने थर्ड एस्टेट के डिमांड को नहीं माना, तब जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग उस असेंबली को या फिर उस एस्टेट जनरल से वॉकआउट कर गए, यानी कि वहां से वो लोग निकल गए राजा के विरोध में। 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वर्साइलस के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, और वो लोग अपने आप को वहां पर नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन राजा के पावर को लिमिट करेगा। और जब तक हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना लेते हैं, हम लोग इस इंडोर स्टेडियम को नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक डिसीजन लिया था थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। और उनका जो नेतृत्व था वो कर रहे थे मिराबियो और अबेसेयस। मिराबियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि सेकंड एस्टेट से, और अबेसेयस एक क्लर्जी थे, यानी कि फर्स्ट एस्टेट के मेंबर थे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के होने के बावजूद इन दोनों का मानना था कि जन्मसिद्ध अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए, यानी कि बर्थ प्रिविलेज किसी के पास नहीं होना चाहिए, और फ्रांस में सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। मिराबियो ने एक पावरफुल स्पीच वहां पर दिया। एबेसेयस ने एक पैम्पलेट बनाया, यानी कि एक नोटिस बनाया, और उसमें उन्होंने व्हाट इज थर्ड एस्टेट, यानी कि थर्ड एस्टेट क्या है, इसके बारे में पूरा जानकारी उन्होंने दिया। जिस समय नेशनल असेंबली यानी जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे इंडोर स्टेडियम में, उसी समय फ्रांस में सीवियर विंटर पड़ गया, यानी कि भयानक ठंडी आ गई, और जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फसल बर्बाद होने की वजह से जो फूड का प्राइस था वो एक बार फिर से इंक्रीज हो जाता है,
और जो शॉपकीपर्स थे वो लोग मनमानी करने लगे, यानी कि ज़्यादा रेट में वो लोग फूड बेचने लगे। अब फ्रांस में फूड के लिए या फिर जो ब्रेड वहाँ पे मिलता था, इसके लिए लंबी लंबी क्यू लगाया जाता था, लंबी लंबी लाइंस लगाना पड़ता था और घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद लोगों को फूड नहीं मिलता था, यानी कि जो ब्रेड था वो नहीं मिल पाता था। इस कारण जो गुस्साए लोग थे, खासकर महिलाएं, उन लोगों ने शॉप पर हमला किया और शॉप को लूट लिया। और इसी सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए 14 जुलाई 1789 को लुइस 16 अपने ट्रूप्स को पेरिस में भेजता है, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में देखा था कि 14 जुलाई 1789 में हुआ क्या था। अभी तक हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ा था। आप लोगों को मालूम है कि 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टाइल के फोर्ट को डेमोलिश कर दिया था। उसके बाद पूरा रायोट फैल गया था, यानी कि जो हिंसा थी वो भड़क उठी थी, पूरे फ्रांस में हिंसा होने लगी और जो सिचुएशन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। फाइनली लुइस 16 को थर्ड एस्टेट या फिर जो नेशनल असेंबली है उसके द्वारा रखी गई शर्तों को मानना पड़ा और लुइस 16 ने यह भी मान लिया कि अब से वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करेगा, यानी कि जो उसका पावर्स था वो अब लिमिटेड हो चुका था। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, यानी कि जो सामंती प्रथा थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया था। तो नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही जो क्लर्जी था उसका जो प्रिविलेजेस था, यानी कि जो विशेष अधिकार था वो भी समाप्त हो गया। जो टाइथ था, यानी कि जो टैक्स थर्ड एस्टेट चर्च को दिया करता था, उस पर भी बैन लग गया। और जो लैंड जो चर्च ने ऑन किया था, यानी कि जो चर्च के अधिकार में थे, वो लैंड भी उसे छोड़ना पड़ा। ये सारे प्रिविलेजेस वापस लेने के बाद फ्रांस को लगभग 2 बिलियन लिब्रे का फायदा हुआ। तो ये था आज का टॉपिक, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आगे की घटनाओं को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।